हाल के दिनों में कांग्रेस सहित विपक्ष के कुल 120 सांसदों ने यह चिंता व्यक्त की है कि जो सूचना का अधिकार कानून है वह हाल ही में कमजोर हो गया है। आखिर यह कमजोर हुआ कैसे है? दरअसल कुछ समय पहले एक कानून अस्तित्व में आया था जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना था कि सभी लोगों के डेटा का प्रोटेक्शन हो सके, जो उनका निजी डेटा है। सभी लोगों का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सभी भारतीयों के डेटा का प्रोटेक्शन हो सके। जो भी डेटा को प्राप्त करता है उतना ही डेटा का इस्तेमाल करे जितना इस्तेमाल करने की इजाजत जिसका डेटा है, जिसने वह इजाजत दी है। लेकिन इसी कानून के माध्यम से एक ऐसे प्रावधान को आरटीआई से हटा दिया गया जो कि कहीं ना कहीं पे पारदर्शिता को प्रभावित कर सकता है, ये चिंता व्यक्त की गई है। तो पारदर्शिता को प्रभावित करेगा मतलब क्या हुआ कि अभी तक आरटीआई कानून का इस्तेमाल किया जाता था भ्रष्टाचार को उजागर करने में, लेकिन अब जो है भ्रष्टाचार को उजागर करने में कहीं कहीं पे जिस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा था अब वैसे इस्तेमाल शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ मामलों में सरकार कह सकती है कि यह किसी व्यक्ति का निजी डेटा है, पर्सनल डेटा है और इसके प्रोटेक्शन के लिए भी एक कानून है और निजता का अधिकार उसका है, इस वजह से हम ये जानकारी नहीं दे पाएंगे। यही आधार बनाकर कहा जा रहा है कि जो आरटीआई है वह कमजोर हुआ है। तो ये पूरा का पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले को हम समझते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही कम समय में। तो सबसे पहले ये देखिए, क्या आरटीआई की ताकत पर निजता का अधिकार लगा देगा लगाम? ये सवाल खड़ा होता है। अब इसको समझिए एक तरफ से, मामला शुरू कैसे हुआ। देखिए, कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, उन्होंने हाल ही में सवाल जब खड़े किए 120 सांसदों के साथ में, तो उसके बाद यहां पर आप देखिए तो अश्विनी वैष्णव जो है, अश्विनी वैष्णव ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो आरटीआई एक्ट है वह जो उसमें परिवर्तन किया गया है हाल ही में, उस परिवर्तन से आरटीआई कमजोर नहीं होगा। लेकिन आरटीआई में एक धारा हटा दी गई थी जैसा मैंने आपसे बताया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आरटीआई मजबूत रहेगा, अभी भी जैसे काम करता था वैसे ही करता रहेगा। अश्विनी वैष्णव जो सरकार में है उन्होंने ऐसा कहा। अब यहाँ पे बात आती है कि यह मामला अभी इतना चर्चा में क्यों बना हुआ है। सीधी सी बात है कि 120 से अधिक सांसद हैं जिन्होंने यह सवाल खड़ा किया है और मांग कर रहे हैं कि जो आरटीआई एक्ट में बदलाव हुआ था उसे बदल लिया जाए, उसे वापस ले लिया जाए, उस संशोधन को हटा दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए चिंता जो आई है यह शुरू हुई है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के माध्यम से, क्योंकि इसी की वजह से आरटीआई में एक संशोधन हुआ और एक धारा हटा दी गई। तो देखिए ये जो है डीपीडीपी, इस एक्ट के माध्यम से एक इसमें धारा थी जिसका नाम था 44(3), तो 44(3) के माध्यम से आरटीआई की एक धारा हटाई गई है। अब वो क्या है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले सूचना का अधिकार समझिए और ये देखिए कि यह पारदर्शिता में मदद कैसे करता है। 2005 में यह लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। काम क्या कर रहा था? भ्रष्टाचार को उजागर करना, जनधन योजनाओं में पारदर्शिता लाना, इसके अलावा सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना। अब ऐसे में क्या हो रहा था कि जैसे मान लीजिए मनरेगा योजना है या कोई भी योजना है, मनरेगा के अलावा जनधन योजना है, इनसे संबंधित अगर किसी को जानकारी चाहिए सरकार से, तो सरकार से जानकारी लेने के लिए आरटीआई कोई भी व्यक्ति लगा सकता है और उसके लिए बहुत ही नॉमिनल फीस देनी पड़ती है और उसके बाद तय हो जाता है कि एक फिक्स दिनों के अंदर वह जानकारी दे दी जाएगी। तो अभी तक जानकारी दे दी जाती थी, लेकिन आरटीआई एक्ट में एक जगह धारा 8(1)(j) में ये लिखा है कि पहले से ही निजी जानकारी को एक हद तक छूट देता है जिसमें निजता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बना रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कहीं पर कुछ ऐसा मांग होता है आरटीआई के माध्यम से जिसमें यह समझ में आता है कि यह किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को बस जानने की चाह है और उससे कोई सार्वजनिक हित नहीं है, तो ऐसे में निजता के अधिकार को तवज्जो दिया जाएगा। सीधी सी बात है, उसकी निजता का ध्यान रखा जाएगा, वह जानकारी ने वहां पर नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जानकारी से यह तय होता है कि वह सार्वजनिक हित के लिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए किसी ने आरटीआई लगाया कि किसे किसे मकान मिल गया है,
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो अगर ये आरटीआई लगा दिया गया है और इसमें मेंशन सरकार करती है कि इसे मकान मिला है, तो यह सार्वजनिक हित के लिए जानकारी मांगी जा रही है, तो ये जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन चिंता ये व्यक्त यही की जा रही है अभी कि अभी जो है, जो मैंने आपसे कहा था डीपीडीपी, ठीक है, उसमें आप देखें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में जो मैंने आपको बताया था 44(3), उस 44(3) के माध्यम से यही हटाया गया है 8(1)(j, यानी कि यह बात हटा दी गई है, यह सिचुएशन हटा दी गई है कि अभी तक तो यह था कि चलो सार्वजनिक हित के लिए अगर है मामला तो फिर दिखाना पड़ेगा, वो डेटा शो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, अन्यथा नहीं देना पड़ेगा वह जानकारी। लेकिन अब ये हटा दिया गया है, यह प्रावधान हटाने से यह हुआ है कि यहां पर डेटा प्रोटेक्शन को और महत्व दे दिया गया है निजता के अधिकार के साथ में। यानी कि अब यह कह दिया जा सकता है कि यहां पर किसी व्यक्ति की निजता का मामला है, उसके निजता का अधिकार का मामला है, इसलिए हम अब जानकारी आपको नहीं देंगे। तो अब कोई प्रावधान नहीं कि कोई कह सके कि ये वाले जो धारा है जिसमें कहा है कि सार्वजनिक हित के लिए आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो है ही नहीं, ये सवाल उठ रहा है। तो अब ऐसे में ये बात आप समझिए कि आपको इसके साथ साथ में, इस आरटीआई के साथ साथ में आपको समझना पड़ेगा कि आखिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, और ये जो आया है इससे क्या हमको लाभ हो रहे हैं कि हम इतनी बड़ी चीज को देख सकते हैं कि इतना बड़ा बदलाव हो गया है। यानी कि एक हम अभी आभास लगा रहे हैं कि एक नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान के एवज में हम क्या लाभ देखते हैं वो भी समझना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले जानकारी ये देख लीजिए कि दृष्टि आईएएस की जो नोएडा शाखा है, नोएडा शाखा में जीएस फाउंडेशन का आईएएस जीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स शुरू हो रहा है। इसके लिए हिंदी माध्यम का जो बैच रहेगा 29 अप्रैल से रहेगा, शाम को 6 बजे रहेगा, और अंग्रेजी माध्यम का बैच 7 मई को रहेगा सुबह 8 बजे से। तो इसके लिए एडमिशन चालू है, अगर आप हिंदी माध्यम में करना चाहते हैं या इंग्लिश माध्यम में। अब देखिए ये फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच की खास बात क्या होती है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की समग्र तैयारी होती है, और दूसरी खास बात क्या होती है कि बेसिक से लेके एडवांस तक आपकी तैयारी कराई जाती है। तो इसका फायदा आपको अपनी तैयारी में मिलता है जब आप परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं इस प्रकार से क्लास लेने के बाद। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आप इस बैच के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं, या दृष्टि आईएएस के किसी अन्य कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये नंबर है 8750187501। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आपको हमारे एक्सपर्ट सही जानकारी और सही राय दोनों दे देंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें देखना होगा डीपीडीपी यानी कि डिजिटल पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 है, वह किस लिए आया था? वह इसलिए आया था कि जो भारतीय हैं मुख्य रूप से उनके डेटा का प्रोटेक्शन हो सके, उनके निजी डेटा का कोई अनावश्यक दुरुपयोग ना करे। तो अब आप देखिए, भारत में नागरिकों की व्यक्तिगत डिजिटल जानकारी की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य है। कैसे, किससे? जैसे मान लीजिए कि आप इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, ऐप हैं जहां से आप खाना मंगाते हैं, आप कहीं पे होटल बुक में रूम बुक करते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे आप कहीं पे लोन ले रहे हैं तो आपने वहां पे भी अपनी कुछ जानकारी दी। तो इतने सारे अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां आपको कुछ डेटा देना पड़ता है। आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं उसको भी आपको कोई डेटा देना पड़ता है। तो ऐसे में ये बात तय होती है कि वो जो डेटा है उसका उपयोग सिर्फ उसी मात्रा में हो, पहली बात, कि जितना आवश्यक है या जिसके लिए सहमति दी जा रही है। दूसरी बात, गलत उपयोग उसका ना हो। और यह देखिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए लागू है, ना सरकार गलत उपयोग कर सकती है ना कोई निजी संस्थान कर सकता है, दोनों संगठनों पर लागू होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आरटीआई की जो कानून की धारा हटा दी गई है, उसके पीछे की वजह क्या थी कि ऐसी कोई भी जानकारी जो संसद या राज्य विधानसभा को नहीं रोकी जा सकती, उसे नागरिकों से भी नहीं छिपाया जा सकता है। तो देखिए सीधी सी बात है, ये कहा जा रहा है कि जो संसद में और विधायिका के सामने कहीं पर भी, राज्य में मतलब भी या केंद्र में दिखाई जा सकती है, वो हर जगह दिखाई जा सकती है, जो नहीं दिखाई जा सकती कहीं नहीं दिखाई जा सकती। आरटीआई वाली बात जो हमने कहा था, तो उसमें देखिए क्या कर दिया गया है, 44(3) के माध्यम से इस एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया, ठीक है। तो जिससे वही सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब बात यह कि हमें इस
का डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के जो एक लंबे समय से मांग चल रही थी, उसमें फायदे क्या क्या दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी जानकारी जो डिजिटल रूप में है किसी व्यक्ति की, वह व्यक्तिगत डेटा रहेगी। अब यहाँ पे सहमति आधारित प्रोसेसिंग होगी। मान लीजिए अपनी जानकारी तभी प्रोसेस की जा सकती है जब आप सहमत हो। आपने ऐप इंस्टॉल की है, आपसे पूछा जाएगा कि आप ये हमें डेटा देना चाहेंगे, हम आपकी लोकेशन चाहते हैं। अगर आप सहमत होंगे तो सीधी सी बात है आप देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर आप देखिए एक डेटा प्रिंसिपल और एक डेटा फिड्यूशरी, इस कानून के माध्यम से इनको जानना आपको बहुत जरूरी है। डेटा प्रिंसिपल क्या होता है? डेटा प्रिंसिपल का मतलब ये हो गया आप जिसका डेटा है। डेटा फिड्यूशरी मतलब जो उस डेटा का उपयोग करना चाहता है या जिसको आप उपयोग करने की सहमति अब आगे भविष्य में दे सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहां पे एक बोर्ड के गठन की भी बात कही गई है। बोर्ड क्या है? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इस कानून के माध्यम से वो भी अस्तित्व में आएगा। बच्चों के डेटा संरक्षण को लेकर के भी इसमें प्रावधान किए गए हैं कि 18 साल से कम उम्र तक के बच्चे हैं तो माता पिता की सहमति ली जाएगी। फिर उसके बाद दंडात्मक प्रावधान, करोड़ों रुपए तक का जुर्माना लगेगा अगर अनावश्यक डेटा इस्तेमाल किया जाता है तो। और इसके अलावा जो डेटा है, जो बहुत सेंसिटिव डेटा है, सीधी सी बात है, उसे भारत में ही सुरक्षित रखने की बात कही गई है। ठीक है, कुछ शर्तों के साथ ही जो बाहर जा सकता है, लेकिन जो सेंसिटिव है वो तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए निजता का अधिकार का मसला क्या है। निजता के अधिकार को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? उसके पीछे के महत्व का कारण है एक सुप्रीम कोर्ट का मामला और उसमें जो निर्णय आया। केएस, यहाँ पे के भी है ना, तो केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 का जो निर्णय था उसमें ये बात सामने आई कि निजता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस बात को आधार बनाया गया डीपीडीपी में। ठीक है, वहां पे 44(3) के माध्यम से संशोधन किया गया आरटीआई की धारा में। अब आरटीआई में संशोधन कर दिया गया कि अब निजता का अधिकार जब महत्वपूर्ण हो गया है और उसको ज्यादा महत्व देते हुए उसमें परिवर्तन कर दिया गया, जिस प्रावधान में यह भी लिखा था कि सार्वजनिक हित के लिए शो किया जा सकता है, भले निजी डेटा हो, पर्सनल डेटा ही क्यों ना हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि ये पॉइंट तो बनता है कि भविष्य में हो सकता है ऐसी चुनौती सामने आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए सवाल यही पे है कि इसको महत्व इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक मौलिक अधिकार हो गया है। किसी के बारे में अगर किसी का निजी डेटा अगर अब दिया जाएगा तो वो भी कह देगा मेरा निजी डेटा है, आप इसे आरटीआई में नहीं दे सकते। लेकिन एक हद तक दिया जा सकता था पहले, क्योंकि पहले लिखा था सार्वजनिक हित के लिए दिया जा सकता है, अब वो भी नहीं दिया जा सकेगा। तो अब आगे की राह समझिए। देखिए जनवरी 2025 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के लेकर के एक नियम आया था, नियम का ड्राफ्ट आया था, यानी कि वो नियम अभी लागू नहीं होगा, उसे बस ड्राफ्ट को जारी किया गया था, सार्वजनिक किया गया था और जनता से सुझाव मांगे गए थे कि फरवरी तक आप उसमें सुझाव दे दीजिए। उस सुझाव के आने के बाद ही उस पर फिर संशोधन हो सकता है और उसके बाद वो नियम अस्तित्व में आएंगे। तो अभी डीपीडीपी को लेकर के जो नियम है वो अस्तित्व में आ जाए तो और क्लियरिटी आ जाएगी कि इसका इस्तेमाल कहां तक किया जाएगा और आरटीआई को यह कितना ज्यादा प्रभावित कर देगा। हालांकि संशोधन चूंकि हो चुका है तो वो प्रावधान तो उधर से हट ही चुका है, तो उसका असर तो स्वाभाविक है दिखाई देगा। और दूसरी बात यह है कि अब भविष्य में जब उस प्रकार की समस्या आएगी, उस प्रावधान से संबंधित समस्या आएगी जिसे हटा दिया गया है, तो उस समस्या को देखते हुए उसका निवारण क्या हो सकता है, उसको निवारण को लेकर के हमारे पास अभी क्या कानून है या क्या विकल्प है, ये यथार्थ के धरातल पर ही पता चलेगा। और अगर फिर भी पता नहीं चलता है या समझ में नहीं आता क्या किया जा सकता है, तो फिर उसके बाद यह देखा जाएगा कि अब क्या किया जाए और हो सकता है फिर कुछ बदलाव देखने को मिले। तो अब बात आती है एक सवाल की। सवाल बहुत छोटा सा है, निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? अनुच्छेद 15, 19, 21 और 29। तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ही हम मेंस का सवाल देखते हैं। देखिए निजता के अधिकार से संबंधित 2018 में एक मेंस का सवाल आया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, यह अनिवार्य रूप से जवाबदेही की अवधारणा को पुनः परिभाषित करता है। चर्चा कीजिए। आप देखिए यहाँ पे हम निजता के अधिकार तक नहीं है, यहाँ पे हम सूचना के अधिकार को भी हम देखते हैं।
उससे को लेकर के, डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के क्या चिंता है। तो एक सवाल ऐसा बन सकता है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के तहत व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की अनिवार्यता पर प्रकाश डालिए। तो इस सवाल का जवाब लिखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा या ये सोचिएगा कि इसका क्या जवाब हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता रहे। जानकारी यह है कि जो भी विद्यार्थी दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप का इस्तेमाल अपनी तैयारी में कर रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स लिया होगा तैयारी करने के लिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस का ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। तो उस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स में जब आप क्लास कर रहे होंगे या जो विद्यार्थी आगे करेंगे, उनके लिए सुविधा देखिए क्या है। उनके लिए अब जो है अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप में एआई का टच भी मिलेगा, एआई का भी एक मदद मिलेगा, यानी कि एआई आपकी तैयारी में आपका साथी होने वाला है। वही एआई जिसको लेकर के हमने हमेशा सोचा है, कहा है कि ये बहुत सारे काम हमारे आसान करेगा, तो आपकी पढ़ाई भी आसान करेगा। एआई समरी जो आपका एक वीडियो लेक्चर है, उस वीडियो लेक्चर में उसकी समरी क्या होगी, यानी कि उसकी मुख्य बातें क्या है, बहुत ही कुछ सेकंड में संक्षेप में आपको दे देगा। इसके अलावा उस लेक्चर से संबंधित एआई स्वयं क्विज तैयार करेगा और आपको सवाल देगा कि आपने जो कुछ समझा है आप उसके आधार पर जवाब दीजिए। इसके अलावा आपको उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आपकी क्लास थी, आपने उस क्लास को देखा है और आपको कोई और डाउट है, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप आस्क मी अ क्वेश्चन वाले सेक्शन में जाके सवाल पूछ सकते हैं, एआई आपको जवाब भी दे देगा। ये तीनों के तीनों फीचर दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में मौजूद जो फाउंडेशन कोर्स है, आईएएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स, उसमें मौजूद रहेगा। तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं, आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।